नमस्कार दोस्तों, हमारे सौर मंडल में रॉकी मून्स जैसे कि पृथ्वी का चंद्रमा, ओशियन मून जैसे यूरोपा और एनसेलेडस और फ्रोजन आइस मून वाले चंद्रमा हैं जैसे कि ट्राइटन। हमारे सौर मंडल में रॉकी प्लैनेट्स भी हैं और गैस प्लैनेट्स भी हैं, लेकिन कोई भी गैस चंद्रमा नहीं है। क्या हम सिर्फ बदकिस्मत हैं या फिर ऐसे फिजिकल रीजन हैं जिनकी वजह से वे मौजूद नहीं हो सकते? आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल के जवाब को जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, दरअसल गैस मून्स हैं, हालांकि वे हमारे सौर मंडल में नहीं हैं। अब तक 5000 से भी ज्यादा एक्सोप्लैनेट खोजे जा चुके हैं, लेकिन सिर्फ 2 ही संभावित एक्सो मून देखे गए हैं, यानी हमारे सौर मंडल के बाहर 2 मून्स देखे गए हैं। इन 2 एक्सो मून के बारे में अजीब बात यह है कि वे गैस जायंट हैं और अपने से कहीं ज्यादा बड़े गैस जायंट की परिक्रमा करते हैं। लेकिन हमारे सौर मंडल में कोई गैस मून्स क्यों नहीं है? इसे समझने के लिए सबसे पहले यह समझना बेहतर होगा कि गैस जायंट प्लैनेट्स कैसे बनते हैं। दोस्तों, गैस जायंट प्लैनेट के निर्माण के 2 सिनेरियोज हैं। एक को बॉटम टू अप निर्माण कहा जाता है, जबकि दूसरे को टॉप टू डाउन निर्माण कहा जाता है। सबसे पहले बॉटम टू अप के बारे में जानते हैं। बॉटम टू अप यानी नीचे से ऊपर की ओर या कोर अक्रीशन। यह निर्माण का वो तरीका है जिससे हमारे सौर मंडल में गैस जायंट बने हैं। अगर हम समय में 4.5 अरब साल पीछे जा सकते हैं तो हम एक यंग सूर्य को गैस और धूल की एक डिस्क से घिरा हुआ देखेंगे। यह प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क है जिससे सभी ग्रह बने हैं। सबसे पहले वे रॉकी बॉडीज के रूप में एकत्रित हुए। कुछ केवल मंगल या शुक्र जितने बड़े हुए, लेकिन कुछ अभी भी बढ़ते रहे, जिससे पृथ्वी के द्रव्यमान से 10 गुना तक जायंट रॉकी बॉडीज बन गए। एक बार जब वे काफी विशाल हो गए तो उनके पास इतना गुरुत्वाकर्षण था कि वे प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क से गैस के बड़े हिस्से को खींचकर अपनी ओर ले जाने लगे। उन्होंने कितनी गैस लूटी, वे कितने बड़े हो गए, ये उनके गुरुत्वाकर्षण और उनके आसपास कितनी गैस मौजूद थी इस पर निर्भर करता था। लेकिन अंत में हमारे सौर मंडल में 4 गैस जायंट ग्रह बचे, जुपिटर, सैटर्न और ठंडे बर्फ के विशालकाय ग्रह यूरेनस और नेपच्यून। जुपिटर ग्रह पर नासा के जूनो मिशन ने जुपिटर के केंद्र में पृथ्वी के द्रव्यमान से लगभग 10 गुना बड़े चट्टानी लेकिन डिफ्यूज कोर के ग्रेविटी का पता लगाकर कोर अक्रीशन मॉडल का सपोर्ट करने वाले एविडेंस खोजने में मदद की। अब देखते हैं टॉप टू डाउन यानी ऊपर से नीचे तक गैस की दुनिया कैसे बनती है। टॉप टू डाउन मॉडल में गैस की दुनिया सीधे नेबुला में गैस के ढहते हुए समूह से बनती हैं, ठीक वैसे ही जैसे तारे बनते हैं। हालांकि इस प्रोसेस से एक मिनिमम अमाउंट ऑफ मास प्रोड्यूस होता है। जब गैस का एक बड़ा समूह अपने गुरुत्वाकर्षण के बल पर सिकुड़ता है तो वह गर्म हो जाता है, क्योंकि गैस को लगातार छोटे और डेंसर वॉल्यूम में पैक किया जा रहा है। लेकिन जब गैस गर्म होती हैं तो वह फैलना चाहती हैं, इसलिए सिकुड़ते रहने के लिए गैस के गुच्छे को अपनी एक्सेस हीट को रेडिएट करना पड़ता है। नतीजन हम अक्सर थर्मल इंफ्रारेड एनर्जी की रोशनी में चमकते हुए ढहते गैस के बादलों को देखते हैं। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के सैम पियर्सन ने एक इंटरव्यू में कहा कि गैस को ठंडा करने और फिर भी उसे कोलैप्स करने के लिए पर्याप्त हीट को रेडिएट करना धूल की अपारदर्शिता, तापमान और घनत्व पर निर्भर करता है, और यह प्रोसेस छोटे ऑब्जेक्ट्स के साथ बहुत कम एफिशिएंट हो जाता है। यहाँ तक कि लगभग 3 जुपिटर मासेस पर यह कोलैप्स करने के लिए पर्याप्त हीट को रेडिएट नहीं कर सकता। वॉल्यूम जितना छोटा होगा, धूल उतनी ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड और अपारदर्शी होगी, और ग्रेविटेशनल कॉन्ट्रैक्शन की एक्सेस हीट को दूर करने का प्रोसेस तेजी से अप्रभावी हो जाएगा। इसलिए ऊपर से नीचे के प्रोसेस में 3 जुपिटर मासेस से कम कुछ भी बनाया नहीं जा सकता। अब अपने मेन टॉपिक पे आते हैं कि सौर मंडल में गैस वाले चंद्रमा क्यों नहीं हैं। तो आपको बता दें कि अपने पैरेंट प्लैनेट्स की तरह हमारे सौर मंडल के ज्यादातर चंद्रमा अपने पैरेंट प्लैनेट्स के चारों ओर बचे हुए मटेरियल की डिस्क में नीचे से ऊपर की ओर कोर अक्रीशन प्रोसेस के माध्यम से बने हैं। लेकिन अब चूंकि ग्रहों ने पहले से ही ज्यादातर मटेरियल को अपनी तरफ खींच लिया, इसलिए गैसीय चंद्रमा बनाने के लिए इतना मटेरियल नहीं बचा था जिसमें इतनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति हो जो बहुत सारी गैस को रोक सके या अपनी तरफ खींच सके। इसी तरह टॉप डाउन यानी ऊपर से नीचे का प्रोसेस संभव नहीं हो सकता, क्योंकि वहां इतनी गैस बची ही नहीं थी कि यह पूरा प्रोसेस संभव हो सके। इसके लिए वहां पर ज्यादा अमाउंट में गैस होनी चाहिए, जो कि नहीं थी, क्योंकि उनके अपने ग्रहों ने पहले से ही सभी गैस को अपनी तरफ खींच लिया था। तो हम गैसीय दुनिया बनाने की 2 सबसे कन्वेंशनल प्रोसेस के जरिए गैसीय चंद्रमा नहीं बना सकते। हालांकि सौर मंडल में कई ऐसी विचित्र चीजें हैं जो अलग अलग तरीके से बनी हैं। पृथ्वी के केस में हमारा चंद्रमा संभवतः मंगल ग्रह के साइज के प्रोटोप्लैनेट के साथ एक भीषण टक्कर के बाद पृथ्वी से निकले पदार्थ से बना है। इस मलबे ने एक रिंग बनाई जिसने कोर अक्रीशन के थ्रू पृथ्वी के चंद्रमा का निर्माण किया। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है
कि क्या गैस के विशालकाय ग्रह पर इंपैक्ट से इतनी गैस निकल सकती हैं कि गैस चंद्रमा बन जाए। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। रॉकी प्लैनेट पर इस तरह के प्रभाव हो सकते हैं, लेकिन गैसीय प्लैनेट पर नहीं। आपने कहीं ना कहीं ये जरूर सुना होगा कि कॉमेट शूमेकर लेवी 9 1994 में जुपिटर की सरफेस से टकराया था। इस टक्कर के बाद धमाका तो बहुत जबरदस्त हुआ, लेकिन इसका नतीजा कुछ भी नहीं निकला, बल्कि ये कॉमेट पूरी तरह से गायब ही हो गया। तो इससे ये साफ पता चलता है कि गैस के विशालकाय ग्रह कुछ भी खा सकते हैं। जो भी ऑब्जेक्ट सिवाय ब्लैक होल या किसी स्टार के किसी गैस जायंट से टकराता है तो वो उस गैस जायंट में समा जाता है और उसका हिस्सा बन जाता है, ना कि अंतरिक्ष में मलबे के रूप में तैरता है। एक चीज और आपको बता दूं कि हमारे सौर मंडल में कुछ चंद्रमा ऐसे भी हैं जो कैद किए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, मंगल ग्रह के 2 चंद्रमा फोबोस और डेमोस कैद किए गए एक तरह के एस्टेरॉयड्स हैं। शनि ग्रह का सबसे बाहरी चंद्रमा फोबे भी एक कैद किया गया कॉमेट्री ऑब्जेक्ट है, और नेपच्यून का चंद्रमा ट्राइटन भी एक कैद किया गया काइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट है। वे किसी भी ग्रह के चारों ओर नहीं बने हैं, बल्कि अंतरिक्ष में अपने आप बने हैं और बाद में बहुत करीब चले गए और एक ग्रह के गुरुत्वाकर्षण द्वारा पकड़े गए। इससे एक सवाल उठता है कि क्या एक छोटा गैसीय ग्रह किसी बड़े गैसीय ग्रह द्वारा कब्जा किया जा सकता है? तो इसका जवाब है हाँ। अगर गैस जायंट प्लैनेट जुपिटर के मास से 1 दर्जन गुना ज्यादा विशाल होते हैं तो वे सैद्धांतिक रूप से आसानी से नेपच्यून के द्रव्यमान वाले गैसीय प्लैनेट को पकड़ सकते हैं। इस वीडियो के शुरू में जो मैंने 2 संभावित एक्सोमून्स के बारे में बताया वो है केपलर 1625 BI और केपलर 1708 BI। दोनों ही अपने आप में गैसीय विशालकाय ग्रह हैं, लेकिन वे और भी बड़े गैसीय विशालकाय ग्रहों के उपग्रह हैं। अब इन दोनों के बारे में बताया जाता है कि ये दोनों संभावित मून्स हो सकते हैं। हालांकि हमें डेटा में कुछ ऐसा मिल रहा है जो चंद्रमा से मेल खाता है, लेकिन कुछ दूसरी चीजें भी हैं जो इसे किसी और तरीके से एक्सप्लेन कर सकती हैं। मान ले कि ये एक वास्तविक चंद्रमा है तो केपलर 1625 BI का मास पृथ्वी से 19 गुना यानी जुपिटर के मास का लगभग 6% जितना है, जो इसे नेपच्यून के मास के समान बनाता है। और ये एक गैसीय ग्रह के साथ है जिसका द्रव्यमान पृथ्वी से 30 गुना है और जिसका डायामीटर जुपिटर के आधे जितना है। वहीं केपलर 1708 BI संभवतः केपलर 1625 BI से कम भारी है। इसका डायामीटर पृथ्वी के साइज का लगभग 5 गुना है और यह जुपिटर से 4.6 गुना ज्यादा भारी ग्रह की परिक्रमा करता है। वे कई थियरीज को चैलेंज करते हैं। ये पता लगाना मुश्किल है कि वे इस तरह कैसे बने। शायद ऐसा मुमकिन हो सकता है कि वे कहीं और बने हों और फिर उनके ग्रहों द्वारा उन्हें पकड़ लिया गया हो, जैसे कि हमारे सौर मंडल में कई चंद्रमाओं के साथ हुआ। अब इससे शायद ये हो सकता है कि वे चंद्रमा न हो, बल्कि इसके बजाय वे दोनों शायद एक्सोमून्स के बजाय डबल प्लैनेट्स हों। डबल प्लैनेट्स तब होते हैं जब दोनों दुनियाएं अपने बीच के अंतरिक्ष में मास के एक सामान्य केंद्र की परिक्रमा करते हैं, बजाय इसके कि वो उनके चारों ओर परिक्रमा करें। हमारे अपने सौर मंडल में प्लूटो और उसके सबसे बड़े साथी चारोन, ये दोनों ही एक कॉमन सेंटर की परिक्रमा करते हैं। तो अगर देखा जाए तो एक तरह से गैस चंद्रमा भी हैं, लेकिन उन्हें बनाने के लिए नेचर को उन्हें धोखा देना पड़ता है। वैसे आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना न भूलें, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।